क्या कहा तुमने? मेम साहब? हाँ, मेम साहब। कौन मेम साहब? गीत? डॉली हैरानी भरी आवाज में बोली। गीत भी मेम साहब है क्या साहब? मैं तो बस एक ही मेम साहब को जानती थी, लीना मेम साहब। ध्रुव हैरान होता हुआ खुद से बोला, लीना उधर क्यों गई थी, जबकि उधर तो टॉयलेट भी नहीं है। वो इतनी बुद्धू तो नहीं है। मुझे अभी जाकर देखना होगा वहां, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तभी डॉली बोली, साहब अब गीत दीदी को भी मेम साहब बुलाऊं क्या? ध्रुव बोला, ये बात उन्हीं से पूछ लेना, ठीक है? अब मैं जाऊं उधर? डॉली सिर हिलाती हुई बोली, हाँ ठीक है साहब। ध्रुव चिढ़ता हुआ बड़बड़ाया, हाँ ठीक है साहब। इतनी छूट दी किसने इन लोगों को? बहुत जबान चलने लगी है आजकल। कहता हुआ वो सिक्योरिटी रूम के अंदर चला गया। एक नजर उसने सभी चीजों पर डाली तो सब वैसा का वैसा ही दिखाई दिया। फिर उसने जैसे ही फुटेज देखना चाहा तो वहां से सारा फुटेज गायब हो चुका था। उसने सारे फोल्डर देख लिए, लेकिन किसी में भी एक भी फुटेज नहीं था। वो सीधा खड़ा होता हुआ बोला, यहां से सीसीटीवी फुटेज गायब है और रात को मेन बोर्ड का स्विच भी ऑफ था। रात को लीना ने हमें सिक्योरिटी रूम में आने से रोकने की कोशिश भी की थी। फिर डॉली कह रही है वो इधर भी आई थी। ये सारी चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। क्या सच में ये सब लीना कर रही है? सोचता हुआ वो सिक्योरिटी रूम से बाहर आया। वो सोफे पर बैठ गया और पिछले सारे इंसिडेंट को याद करने लगा जिससे कि कंपनी का लॉस हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अब लीना का एक एंगल देखना होगा मुझे। सच में यही सारी साजिश कर रही है या कोई दूसरा इसे फ्रेम कर रहा है? उसके बाद ही अहम को बताऊंगा। उसने एक आदमी को कॉल किया और अगले ही सेकंड कपूर मैंशन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ लीना ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे उतरी और अहम के रूम के पास आई। वो बाहर से ही गेट नॉक करती हुई बोली, सर आप तैयार है ना? ऑफिस का समय हो गया है। रूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई तो उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए खुल गया। उसने देखा कि अहम गीत की गोद में सोया हुआ है और गीत भी अहम की छाती पर अपना सिर रखकर सोई हुई है। ये देखते ही लीना का खून खौल उठा। उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि अहम एक बस्ती की लड़की के साथ सोया था। वो जोर से चिल्ला पड़ी, गीत! आवाज सुनते ही गीत की नींद खुल गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने लीना ऑफिस की ड्रेस पहने हुए खड़ी थी। वो अपनी आंखें मलती हुई बोली, लीना सुबह हो गई क्या? लीना का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। वो सख्त आवाज में बोली, दोपहर होने वाली है और तुम यहाँ क्या कर रही हो अहम सर के साथ? और तुम कौन होती हो गीत से ये सवाल करने वाली? अहम बेड पर बैठता हुआ बोला। अहम को जगा हुआ देखते ही लीना की आवाज ठंडी पड़ गई। वो बोली, सॉरी सर, वो कोई इस तरह देख लेता आप दोनों को तो। अहम उसकी बात काटता हुआ सख्त आवाज में बोला, तो क्या गीत नर्स है हमारे घर की? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सॉरी सर। लीना बस इतना ही बोल पाई और चुप हो गई। गीत एकटक अहम का चेहरा देखे जा रही थी। वो जिस तरह से उसकी साइड ले रहा था, इससे साफ पता चल रहा था कि अहम अब उसके लिए प्रोटेक्टिव नेचर का बनने लगा था। लीना को चुप देखकर अहम बोला, तुम ऑफिस निकलो, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। और हाँ, ध्रुव को बोलना कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की फाइल तैयार करके रखे। हमें आज मिलने के लिए बुलाया गया है, शायद आज बात बन जाए। अब जाओ। जी सर। कहती हुई लीना ने गुस्से में गीत को घूरते हुए मन ही मन कहा, गीत तुम बार बार मेरे और अहम के बीच में आ जाती हो।
तुम मेरा सारा प्लान बर्बाद करने पे लगी हुई हो। मैं भी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी गीत। अब समय आ गया है कि मैं खुलकर तुम्हारे सामने आऊं। जब तक मेरा डर तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम ऐसी हरकत करती रहोगी। अब तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूं तुम्हारे साथ। ये सोचते सोचते वो ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं उसके जाते ही गीत बोली, तुम भी ना है, बेकार में डांट दिया बेचारी को सुबह सुबह। उसका मूड ऑफ हो गया ना। अब तुम ही बताओ कैसे काम में मन लगेगा उसका। उसे काम करने के पैसे देता हूं मैं, मन लगाने के नहीं। अगर काम नहीं करेगी तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। और वैसे भी मेरी कंपनी में, मेरे घर में सिवाय मेरे दूसरे की ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आकर चिल्लाने की। तब गीत बोली, वैसे वो सही बोल रही थी। कोई हमें इस तरह देखता तो गलत ही समझता ना। हम थोड़ी ना हस्बैंड वाइफ है कि इस तरह सोए थे। समझने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे पड़ता है अहम, मैं बस्ती की लड़की हूं। कल को लोग मुझे ही कोसेंगे अगर कुछ गलत होता है तो। तुमने तो देखा ही होगा कि ब्लैकमेल वाले इंसिडेंट के समय कैसी कैसी बातें कर रहे थे लोग। इसीलिए मुझे लगता है मैं नर्स हूं तुम्हारी, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। अहम हैरान होता हुआ बोला, तुम्हारा मतलब क्या है गीत? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया तुम्हारे साथ। वो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात सुनकर बेचैन हो उठा था। उसे गीत का साथ अच्छा लगने लगा था और अब अचानक गीत के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गीत बोली, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मैं एक नर्स की तरह हूं तुम्हारे घर में और मुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कल रात अनजाने में मैं सो गई यहां, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। अहम बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर सिर दर्द होगा तो ट्रीटमेंट तो करोगी ही ना। इतना कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगा। गीत की आंखें थोड़ी शर्म से झुक गई थी। वो जानती थी कि कल रात वो भावनाओं में बह गई थी। अहम ने उसके लिए इतना केयर दिखाया कि वो भी अहम के बहाने को पढ़ नहीं पाई। वो मुस्कुराकर ताना मारती हुई बोली, तुम्हें तो माँ वाली ट्रीटमेंट से नफरत है ना, इसीलिए अब तुम्हें दवाई से ही काम चलाना पड़ेगा। अहम मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, मुझे माँ वाली ट्रीटमेंट से नफरत है, लेकिन तुम्हारी वाली ट्रीटमेंट से नहीं। तो चाहो तो। गीत बीच में टोकती हुई बोली, मामा जी को भी देखने जाना है मुझे, इसीलिए अब तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जा रही हूं मैं। अच्छा, मैं अब बकवास कर रहा हूं? हाँ, हमेशा करते हो। चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं मामा जी को देखने जा रही हूं। बाय। इतना कहकर वो तुरंत उस रूम से बाहर निकल गई। वो वहां से मामा जी के पास गई। उन्हें दवाई खिलाकर उस कमरे की ऐसी सफाई कर दी ताकि मामा जी को ऐसा महसूस ही ना हो कि वहां जरा भी गंदगी है और उनका ओसीडी साइकिल ठीक हो जाए। उन्हें ठीक करने का एकमात्र सही तरीका यही था कि उनके ओसीडी साइकिल को ब्रेक किया जाए ताकि उनके दिमाग में दोबारा ऐसा ऑब्सेसिव आइडिया नहीं आए। गीत की ये कोशिश काफी हद तक सफल भी होने लगी थी। पिछले 2 दिनों से योगेंद्र ने ऐसी हरकत की ही नहीं थी। बस सोना, खाना और उसका 2 दिन से रूटीन बना हुआ था। गीत वहां से फिर दादाजी के पास गई। उन्हें भी दवाई देकर जतिन के पास पहुंच गई। जतिन कमरे में लेटे हुए थे। वो हैरान होती हुई बोली, जतिन अंकल, अब उठ भी जाइए, दोपहर होने वाली है। जतिन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो उनके करीब गई और जैसे ही उनका हाथ पकड़ा तो एकदम से घबरा गई। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। वो उन्हें झकझोरती हुई बोली, जतिन अंकल, आप ठीक तो है ना? जतिन ने करहाते हुए अपना सिर गीत की तरफ घुमाया और कहा, गीत बेटा, तुम?
हाँ अंकल, बुखार है आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और इतना बुखार? जतिन ने ना में सर हिला दिया। तभी गीत की नजर डस्टबिन पे चली गई, जिसमें एक खाली कफ सिरप रखा हुआ था। वो हैरान होती हुई बोली, अंकल आपने कफ सिरप पी है क्या? वो भी पूरी की पूरी बोतल? जतिन ने कुछ नहीं कहा। गीत जोर देती हुई बोली, अंकल जवाब दीजिए मुझे, आपने कफ सिरप पी है क्या? जतिन अपना सिर हाँ में हिलाता हुआ बोला, मैं क्या करता बेटा, 10 वर्ष से ज्यादा हो गया है शराब को पीते हुए, आदत सी लग गई है। अगर नहीं पीऊंगा तो जी बेचैन होने लगता है, शरीर मचलने लगता है। रात को भी अचानक ऐसा ही होने लगा, लेकिन मैंने वादा किया था तुम लोगों से, इसीलिए कहीं नहीं गया। तभी यहीं पर एक कफ सिरप दिख गया तो मैंने नशे के लिए वही पी लिया। गीत परेशान होती हुई बोली, अंकल आपको बताना चाहिए था ना मुझे। मैं अभी डॉक्टर से बात करके दवाई देती हूँ और हम रिहैब सेंटर में जाकर बात करेंगे कि शराब को छुड़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? फिर उसने डॉक्टर लतिका से बात की और जतिन को दवाई दे दिया। कुछ ही देर में जतिन को आराम हुआ और वो गहरी नींद में सो गए। गीत ये बात बताने के लिए अहम के कमरे में आई, लेकिन तब तक अहम ऑफिस के लिए निकल चुका था। अहम ऑफिस तो पहुंचा था, लेकिन वो कुर्सी पर बैठा हुआ गीत की यादों में खोया हुआ था। उसे गीत धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। लंच का वक्त हो चुका था, लेकिन अहम अपने केबिन में बैठा हुआ ख्यालों में ही डूबा हुआ था। उसी समय गार्ड ने केबिन का दरवाजा नॉक किया। अंदर आ जाओ, अहम ने अंदर से ही कहा। वो गार्ड अंदर आ गया। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। उसने टिफिन को अहम को देते हुए कहा, सर एक आदमी आया था, उसने ये टिफिन आपको देने को कहा और साथ में ये लेटर भी दिया है। अहम ने लेटर हाथ में लेते हुए कहा, ये लेटर और ये टिफिन मुझे कौन भेज सकता है? क्या है टिफिन में और क्या लिखा है लेटर में? कहीं अहम के लिए कोई थ्रेट तो नहीं? लीना गीत के लिए कौन सा नया उपाय करने वाली है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। तभी ऑफिस के गार्ड ने केबिन का दरवाजा नॉक किया। अंदर आ जाओ, अहम ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। वो गार्ड अंदर आ गया। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। उसने अंदर आते ही टिफिन को अहम के टेबल पे रखा और कहा, सर आपके लिए टिफिन आया है। ये सुनते ही अहम ने आंखें खोली और टिफिन को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे लिए टिफिन? ये किसने भेजा है? मुझे नहीं पता सर, एक आदमी आया था, उसने ये टिफिन आपको देने के लिए कहा। साथ में उन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया। उसने वो लेटर अहम के हाथ में दे दिया। अहम हैरानी से कभी लेटर को देख रहा था तो कभी टिफिन को। वो खुद से बोला, मैं तो कभी टिफिन नहीं मंगवाता हूँ, फिर ये टिफिन कौन भेज सकता है? फिर कुछ सोचता हुआ उसने गार्ड से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। गार्ड उसके केबिन से बाहर निकला और नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा ही था कि लीना भी वहां पहुंच गई। लिफ्ट का डोर क्लोज होते ही वो गार्ड की तरफ देखकर क्यूरियस होती हुई बोली, क्या था उस टिफिन में? गार्ड बोला, पता नहीं मैडम, मैंने खोलकर नहीं देखा। लीना धमकी भरी अंदाज में बोली, अच्छा अब हमसे भी झूठ बोलोगे तुम? मुझे सब पता है कि किसी का भी यहाँ टिफिन आता है तो तुम खोल कर तो देखते ही हो। अब सच सच बताओगे कि क्या था उसमें? गार्ड हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सॉरी मैडम, गलती हो गई। अहम सर को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लीना आंखें दिखाती हुई बोली, चलो फिर जल्दी जल्दी बताओ कि क्या था उसमें। गार्ड अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला,
माँ कसम मैडम, टिफिन अहम सर के लिए आया था, इसीलिए मैंने खोलकर नहीं देखा, लेकिन वो लेटर मैंने पढ़ा, उसमें कोई डॉली का नाम लिखा हुआ था। लीना बोली, डॉली? ये तो सर की घर की नौकरानी है। अच्छा, लेटर में क्या लिखा था? गार्ड बोला, यही कि डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिन तक बाहर का खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैंने अपने हाथों से बनाकर भेजा है, खा लेना। और नीचे वही डॉली नाम लिखा था। बस इतना ही था। लीना खुद में बड़बड़ाती हुई बोली, डॉली तो लिखना भी नहीं जानती है, फिर वो लेटर कैसे लिख सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो कहीं ना कहीं इसमें भी गीत का हाथ ही लग रहा है। तब तक लीना और गार्ड लिफ्ट से बाहर आ चुके थे। गार्ड बोला, मैडम मैं जाऊं क्या अब? लीना ने हाँ में सर हिला दिया। उसके जाते ही लीना खुद से बोली, ये गीत जो बार बार अहम के नजदीक आने का ट्राई कर रही है ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने घड़ी में टाइम देखा और बड़बड़ाती हुई बोली, अभी तो 1:30 बजे हैं, जबकि अहम 2 बजे लंच करता है। उसकी अभी प्रेजेंटेशन रूम में मीटिंग भी है। 15 मिनट के लिए तो मुझे अपना काम करने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। वो जल्दबाजी में ऑफिस के कैंटीन में गई और किचन से ढेर सारा मिर्च पाउडर एक कागज में मोड़ लिया और हाथ में छुपाकर ऊपर आ गई। वो अपने केबिन में गई। वहां से 4-5 फाइल उठाकर अहम के केबिन की तरफ बढ़ी। अहम अपने केबिन में उस लेटर को पढ़ने के बाद मुस्कुरा रहा था। भले ही उसमें डॉली का नाम लिखा था, लेकिन वो समझ चुका था कि वो लेटर और वो टिफिन उसे गीत ने ही भेजा है। इस बीच ध्रुव भी वहां अहम को मीटिंग के लिए बुलाने आ चुका था। उसने भी उस लेटर को पढ़ लिया और ताना मारते हुए बोला, टिफिन से इश्क की खुशबू आ रही है मेरे भाई। मुझे तो 100% यकीन है ये गीत ने ही भेजा है। अहम टिफिन को टेबल पर साइड करता हुआ बोला, हो गया तो फिर से शुरू। हर बार तुम्हारी सुई बस यहीं पर आकर अटक जाती है ना। अभी हमारी मीटिंग है। और ध्रुव टोकता हुआ बोला, मीटिंग छोड़ भाई, ये चीज ही कुछ ऐसी है, इससे भी ऊपर कुछ है क्या? मैं तो कहता हूँ इश्क से खूबसूरत कोई चीज ही नहीं बनी है इस दुनिया में, इसीलिए सुई तो यहाँ आकर अटकनी ही है। अहम मुस्कुराकर ताना मारता हुआ बोला, हाँ हाँ देखा मैंने, तुम्हारा इश्क तुम्हारे बंगले पर एक इश्क डॉक्टर बनकर टहल रही थी और एक इश्क पायलट बनकर तुम्हारे बेड गरम कर रही थी। ध्रुव मुंह बनाता हुआ बोला, तुम्हें कैसे समझ आएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या होता है? हाँ, उसमें तो तुमने ही PhD कर रखी है ना। रोज रोज अलग लड़कियों के साथ सोने वाला मुझे इश्क पर ज्ञान दे रहा है। कम से कम अपने लिए कोई एक परमानेंट तो ढूंढ ले, फिर बात करना। ध्रुव उदास चेहरा बनाता हुआ बोला, जब दोस्त इतना हैंडसम होगा तो फिर मेरी तरफ कौन सी अच्छी लड़की ध्यान देगी, जबकि पैसे पर दुनिया मरती है। इसलिए मैंने भी पैसे का सहारा ले लिया। अच्छा चल, उदास मत हो और मीटिंग के लिए चल, नहीं तो टेलीकॉम सेक्टर फिर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इतना कहकर अहम और ध्रुव एक साथ उठे। ध्रुव आगे था और केबिन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी लीना ने फाइलों के साथ अहम के केबिन में एंटर करना चाहा और ध्रुव से टकरा गई। टक्कर थोड़ी जोर से हुई थी, इसलिए सारे फाइल जमीन पर गिर गए, साथ ही वो कागज भी जिसमें उसने लाल मिर्च का पाउडर मोड़ कर रखा था। वो कागज जमीन पर गिरते ही खुल गई और लाल मिर्च का पाउडर वहां फाइलों पर बिखर गया। ध्रुव ने जैसे ही वहां लाल मिर्च का पाउडर देखा तो वो हैरानी से लीना की तरफ देखने लगा। उसे तो पहले ही लीना पर शक था और उसकी इस हरकत ने उसके शक को बढ़ाने का काम किया था। वो उसे घूरता हुआ बोला, तुम लाल मिर्च का पाउडर लेकर अहम के केबिन में क्या करने आ रही थी? लीना थोड़ी सहम गई। उसे कोई भी बहाना सूझ नहीं रहा था।
जबकि अहम भी पीछे से एकटक उसके चेहरे की तरफ देखा जा रहा था। लीना मन ही मन सोचती हुई बोली, नहीं, मैं यहाँ फंस नहीं सकती, मुझे जल्दी से कोई बहाना ढूंढना ही होगा। उसी समय ध्रुव की चीखती आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या करने आ रही थी यहाँ? जवाब दो मुझे। लीना चुप रही। तब अहम सामने आते हुए बोला, ध्रुव, मीटिंग के लिए हम लेट हो रहे हैं, हम बाद में आकर इससे बात करते हैं। ध्रुव गुस्से में लीना को घूरते हुए बोला, पहले इससे पूछो कि ये यहाँ मिर्च पाउडर लेकर क्यों आई थी? करना क्या चाह रही थी ये यहाँ? तब अहम बोला, ठीक है, हम अच्छे से पूछताछ करेंगे इसकी, लेकिन इससे पहले मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं। ध्रुव जोर देता हुआ बोला, अरे यार, तू समझ नहीं रहा है, कंपनी की सिक्योरिटी का मैटर है। अगर मैंने इसे टाइम दिया तो कोई नया बहाना ढूंढ लाएगी ये, देख लेना। तब अहम सख्त आवाज में ध्रुव से बोला, मुझे भी कंपनी की सिक्योरिटी की चिंता है, लेकिन मैं इसके बहाने के चक्कर में अपने 200 करोड़ बर्बाद नहीं कर सकता, समझे तुम? मुझे किसी भी कीमत पर टेलीकॉम सेक्टर की डील आज क्रैक करनी है। अब चुपचाप जमीन से फाइल उठा और प्रेजेंटेशन रूम में आ जा। वो गुस्से में प्रेजेंटेशन रूम की तरफ चला गया। ध्रुव ने लीना को उंगली दिखाते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमसे अभी काफी चीजों का हिसाब करना बाकी है। इतना कहकर उसने जमीन से फाइल उठाई और अहम के पीछे चला गया। आधे घंटे के बाद जब दोनों मीटिंग से वापस आए तो ध्रुव ने देखा कि लीना ऑफिस में नहीं है। उसने तुरंत ही प्यून को बुलाया और पूछा, लीना कहाँ गई? प्यून बोला, सर, मैडम ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए घर जा रही हैं। आपको बता देने के लिए बोला था। ध्रुव अहम की तरफ देखता हुआ बोला, देखा अहम, मैंने कहा था ना कि ये लड़की कोई बहाना जरूर करेगी, देख लिया ना इसका बहाना। तब अहम बोला, ध्रुव, मैं देख रहा हूँ कि तुम आज लीना को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ध्रुव भी अहम से सच्चाई छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बोला, हाँ, एक बात है जो मुझे लगा कि शायद मैं कंफर्म हो जाऊं, फिर तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरा सिर्फ शक ही है। अहम ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपने केबिन में आकर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अब बताओ कि क्या बात है। एक तरफ अहम लीना के बारे में सच्चाई जानने के नजदीक था, वहीं दूसरी तरफ गीत और जतिन के सामने भी एक नई सच्चाई आने वाली थी। गीत जतिन अंकल के साथ एक प्राइवेट रिहैब सेंटर पहुंच चुकी थी। वहां अंदर जाते ही दोनों रिसेप्शन पर गए। गीत ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैम, हमारा एक अपॉइंटमेंट था जतिन कपूर के नाम से। रिसेप्शनिस्ट ने नाम चेक करने के बाद कहा, मैम, आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, आपके आगे 2-3 और पेशेंट हैं, उनके बाद आपका नंबर है। गीत सिर हिलाते हुए बोली, ओके, हम वेट कर लेंगे। जतिन अंकल और गीत वहीं चेयर पर बैठ गए और अपनी बारी का वेट करने लगे। वहीं उन लोगों के सामने ही दीवार पर एक टीवी टंगी हुई थी। उसमें उसी रिहैब सेंटर के बारे में ऐड दिखाया जा रहा था कि कैसे वहां बुरी से बुरी कंडीशन वाले मरीज आए और वहां से ठीक होकर लौट गए। ऐड के लास्ट में बार बार एक यंग लेडी को दिखाया जा रहा था। जतिन उस लेडी को गौर से देखे जा रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद वो गीत को इशारे से दिखाते हुए बोले, मैंने इसे कहीं देखा है। गीत टीवी में उस यंग लेडी को देखने के बाद बोली, अंकल, ये मुंबई की जानी मानी रिहैब सेंटर की मालकिन है, यानी कि इसी रिहैब सेंटर की मालकिन। देख रहे हैं उसे, उम्र क्या हुई होगी उसकी, यही 23-24 साल। कहीं देखा होगा आपने इसे, बहुत फेमस है। जतिन सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पर्सनली जानता हूं मैंने इससे बात भी की है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा।
क्या जतिन का उस लेडी के साथ कोई अतीत तो नहीं? क्या अहम को टिफिन गीत ने भेजा था? क्या लीना की सच्चाई आएगी अहम के सामने? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत टीवी में यंग लेडी को देखने के बाद बोली, अंकल, ये मुंबई की जानी मानी रिहैब सेंटर की मालकिन है, निधि आहूजा, यानी कि इसी रिहैब सेंटर की मालकिन। देख रहे हैं उसे? उम्र क्या हुई होगी उसकी? यही 23-24 साल। कहीं देखा होगा आपने इसे, बहुत फेमस है। जतिन नाम सर हिलाता हुआ बोला, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे पर्सनली जानता हूँ मैंने इससे बात भी की है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। गीत बोली, अंकल, आपको कोई वहम हो रहा होगा। आपने तो 10 वर्ष पहले ही लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, और उस समय इसकी उम्र ही क्या होगी? जतिन टीवी की तरफ ही देखता हुआ बोला, भले ही मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था, लेकिन मेरी मेमोरी इतनी भी कमजोर नहीं है बेटा कि मैं इसे भूल जाऊंगा। मैं इससे कुछ दिन पहले ही मिला हूँ और मुझे जल्दी ही याद भी आ जाएगा, देखना तुम। तभी रिसेप्शनिस्ट गीत से बोली, मैडम, आप दोनों डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं। चलिए अंकल, आप इस लेडी के बारे में बाद में सोचिएगा। कहती हुई गीत जतिन के साथ उठी और डॉक्टर से मिलने चली गई। लेकिन जतिन के दिमाग में भी अभी भी उस लेडी का चेहरा घूम रहा था। डॉक्टर से बात करते हुए अचानक जतिन चिल्ला पड़ा, हाँ गीत बेटा, मुझे याद आ गया। मैं और अहम दोनों ही बार में थे और तभी ये लेडी मुझसे मिलने आई थी। ये वो दिन था जब तुम्हें पुलिस पकड़कर जेल ले गई थी। गीत तुरंत उन्हें शांत रहने का इशारा करती हुई दबी आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं अंकल? पहले हम डॉक्टर से बातें कर लें, फिर आप अपनी मेमोरी टेस्ट करते रहना। डॉक्टर भी गुस्से में उन्हें घूर रहा था। जतिन अपनी गलती मानता हुआ बोला, सॉरी डॉक्टर, आप बोलिए। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर से बातें करके बाहर निकले। बाहर आते ही गीत बोली, सुन लिया ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? अचानक से शराब बंद करने से शरीर पर नेगेटिव असर पड़ेगा, इसीलिए अब धीरे धीरे शराब की डोज कम करती जाऊंगी। और हाँ, आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मुझे जब लगेगा कि आपको जरूरत है तब मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? जतिन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तब गीत आगे बोली, और कल से आप अहम के साथ ऑफिस जाएंगे ताकि आपका ध्यान शराब से हट सके, ठीक है? जतिन ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। गीत मुस्कुराती हुई बोली, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल। अब आप बताइए कि अंदर आप कह क्या रहे थे उस लेडी के बारे में? जतिन तो कब से उसके बारे में बताने के लिए छटपटा रहा था। वो बोला, वो लेडी उस दिन बार में आई थी और हमसे बातें कर रही थी, और ऐसी बातें कर रही थी जैसे हमें बहुत पहले से जानती हो। हमारे बारे में बहुत कुछ जानती थी वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ बताया कि वो आपको कैसे जानती है? नहीं, हमने जब उससे पूछा कि वो आखिर है कौन, तो वो बोली कि जब आपके सर से प्यार का भूत उतर जाएगा और अहम के सर से नफरत का भूत उतरेगा, तभी वो आप लोगों के सामने आएगी और बताएगी कि वो कौन है। मतलब वो सिर्फ वहाँ डायलॉग मारने आई थी और फिर डायलॉग मारकर चली गई? जतिन बोले, हाँ, बस हमारे बीच यही बात हुई थी। अब तुम ही बताओ कि रिहैब सेंटर की मालकिन हमारे पास क्यों आई होगी? हमें जानती होगी तब ना वो वहाँ आई। और फिर जाते जाते उसी ने तुम्हारी अरेस्ट होने वाली वीडियो हमें दिखाई, तभी हमें पता लगा कि तुम अरेस्ट हो चुकी हो। गीत हैरान होती हुई बोली, वेरी स्ट्रेंज अंकल, वो मेरे बारे में भी जानती थी और आपके बारे में भी। अंकल, कहीं हम लोगों पर नजर तो नहीं रखी जा रही ना? जतिन बोले, पता नहीं गीत बेटा, लेकिन हमारे पीछे कुछ तो हो रहा है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तभी गीत कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा अंकल,
उस दिन के बाद तो कभी आपको निधि आहूजा दिखाई नहीं दी ना? जतिन ने ना में सर हिलाकर कहा। नहीं, लेकिन एक और बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जब वो उस दिन बार में आई थी तो कम से कम 30-35 साल की महिला लग रही थी, लेकिन आज काफी यंग लग रही है। तब गीत हंसती हुई बोली, आपने शराब पी थी ना अंकल, इसीलिए उसकी उम्र ज्यादा लग रही होगी आपको। जतिन आगे कुछ नहीं बोला। तब गीत बोली, अंकल घर चलते हैं। घर जाकर हम निधि आहूजा के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जतिन उसकी बात से अग्री हो गया। दोनों ही वापस कपूर मैंशन लौट आए। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने अहम को सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी सारी बातें बता दी और कहा, इसीलिए मुझे शक हो रहा है कि हम इतने दिनों से जिसके पीछे हैं वो लीना ही है। मैंने जब पिछले सभी इंसिडेंट को याद किया तो यही पता चला कि लीना के आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। अहम हैरान होता हुआ बोला, अगर इन सब के पीछे लीना है तो वो ऐसा कर क्यों रही है? उसके आगे पीछे तो कोई नहीं है, राइट? ध्रुव बोला, हाँ, उसने तो यही बताया था हमें। इनफैक्ट वो रहती भी रेंट वाले हाउस में थी। उसका तो कोई अपना घर भी नहीं है यहाँ। अहम हैरान होता हुआ बोला, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर मैं सभी बातें मान भी लूं तो ब्रेक फेल वाली बात हजम नहीं हो रही है मुझे। वो ब्रेक फेल करके खुद को भी क्यों मारना चाहेगी? ये सुनकर ध्रुव गंभीर होता हुआ बोला, यहीं पर मैं भी अटक गया हूँ। कोई खुद को क्यों मारना चाहेगा? मुझे लगता है ये लड़की बहुत शातिर है, या फिर इसे भी कोई गीत की तरह फंसाना चाहता है। तुम एक काम करो, अब लीना को बताने की जरूरत नहीं है कि हम उसके सीसीटीवी डिलीट करने के बारे में कुछ भी जानते हैं। तुम चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू करो। अगर सच में वो किसी साजिश में शामिल है तो फिर से कुछ ना कुछ करेगी ही, और अगर कोई उससे ये सब करवा रहा है तो वही हमारा एकमात्र जरिया है मास्टरमाइंड तक पहुंचने का। ध्रुव सर हिलाता हुआ बोला, ये सही है। हम लीना को जाहिर नहीं होने देंगे कि हमारी उस पर नजर है। अब उससे मिर्च पाउडर के बारे में पूछने की भी जरूरत नहीं है। अहम बोला, हाँ वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब देखो ये अहम कपूर अपना मैजिक कैसे करता है। अब तक मैं लड़कियों से नफरत करता था, लेकिन अब प्यार का ऐसा जाल बनाऊंगा कि लीना को उसमें फंसना ही होगा। ध्रुव अहम का अंदाज देखकर मुस्कुरा हो उठा। तभी उसकी नजर टेबल के एक किनारे पर पड़े टिफिन पर पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, तुम लीना को प्यार के जाल में फंसाने की बात कर रहे हो, लेकिन खुद गीत के प्यार में फंसते ही जा रहे हो। जरा मुझे भी तो गीत के हाथ का बना खाना चखने दो। तब अहम की नजर टिफिन पर पड़ी और तुरंत वो टिफिन को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, अरे यार, मिर्च पाउडर के चक्कर में तो मैं गीत के टिफिन को भूल ही गया था। ध्रुव एक्साइटेड होता हुआ बोला, चलो फिर जल्दी जल्दी ओपन करो, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। अहम भी एक्साइटेड था टिफिन को खाने के लिए। उसने जल्दी जल्दी से टिफिन खोला और फिर दोनों मिलकर लंच करने बैठ गए। ध्रुव ने दाल फ्राई तड़का और पराठे का एक कौर खाते ही बोला, वाह यार अहम, सच में तुम तो बहुत लकी निकले यार। इस स्वादिष्ट खाने ने तो मुझे लखनऊ की नवाबी खाने की याद दिला दी। अहम एक कौर खाने के बाद थोड़ा गंभीर हो गया था। उस खाने ने उसे अतीत में ढकेल दिया था। किसी और की याद आने लगी थी उसे। उसे गंभीर होता हुआ देख ध्रुव बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? अहम मुस्कुराता हुआ बोला, बहुत अच्छा है। हालांकि उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द नजर आ रहा था। वो मन ही मन बोला, गीत, मैं क्या कहूं तुम्हें पता नहीं, लेकिन अब एक एक दिन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। भगवान ने शायद तुम्हें कपूर मैंशन में किसी मकसद से भेजा है। सच में गीत, तुम ऑसम हो। तुम्हें थैंक यू कहना तो बनता है। खाना खत्म होने के बाद भी ध्रुव तारीफ करते जा रहा था और अहम बस मुस्कुरा रहा था। गीत के हाथों से बनी टिफिन खाने के बाद वो बहुत खुश था। वो जल्द से जल्द गीत से मिलकर उसे बताना चाहता था कि खाना बहुत अच्छा बना था।
अंदर ही अंदर उसका मन गीत से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। भला सूरज भी उसकी बेचैनी को कब तक रोकता। जल्द ही शाम भी हो गई और 8 बजते बजते वो कपूर मैंशन लौट आया। वो बिना रुके सीधे गीत के कमरे में गया। उसने देखा कि वहां गीत नहीं थी। वो इधर उधर देखता हुआ बोला, गीत कहाँ चली गई? तभी उसकी नजर वॉशरूम की तरफ गई, जिसका गेट अंदर से बंद मालूम हो रहा था। अहम खुद से बोला, लगता है गीत अंदर ही है। जब तक बाहर नहीं आती तब तक उसका यही इंतजार करता हूँ। और फिर वो रूम के दूसरी साइड जाकर रूम को देखने लगा कि किस तरह गीत ने अपना कमरा सजाया हुआ है। उसी समय गीत वॉशरूम से शावर लेकर गेट बंद करती हुई बाहर आई। उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लपेट रखा था। उसने सबसे पहले अपने रूम को लॉक किया। जैसे ही रूम बंद करने की आवाज आई, अहम दरवाजे की तरफ चलकर आया तो गीत को ऐसे देखकर वो हैरान खड़ा था और गीत भी उसे अपने कमरे में देखकर डर गई थी और डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो वैसे ही मूर्ति बनकर खड़ी थी और अहम भी उसे देखे जा रहा था। अगले ही पल अहम ने डरते हुए जोर से कहा, आई एम सॉरी, मैं तो बस थैंक यू बोलने आया था। क्या अहम का थैंक यू गीत करेगी एक्सेप्ट? निधि आहूजा से क्या है जतिन का कनेक्शन? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम ने डरते हुए जोर से कहा, आई एम सॉरी, मैं तो बस थैंक यू बोलने आया था। अहम की बात सुनकर जैसे गीत होश में आई और जोर से चिल्लाती हुई वापस बाथरूम की ओर भागने लगी। पैर गीले होने के वजह से वो फिसली और गिरने वाली थी कि तभी अहम ने उसे पकड़ लिया और कहा, भागो मत, गिर जाओगी, मैं जा रहा हूँ रूम से, प्लीज काम डाउन। बोलते हुए अहम रूम से निकल गया। जैसे ही अहम कमरे से बाहर गया, गीत ने राहत वाली एक लंबी सांस ली और जोर से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर अहम की बात याद आती ही बोली, अच्छा, जतिन अंकल को रिहैब सेंटर ले गई थी, इसीलिए थैंक यू कह रहा होगा। अपने डैड से इतना प्यार जो करता है। वो खुद को कोसते हुए बोली, मैं भी ना कितना अजीब बिहेव किया और फिर दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया। कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना? खैर, सॉरी कह देती हूँ उसे। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अहम के रूम के पास चली गई। दरवाजा अंदर से बंद था तो गीत ने नॉक किया। अंदर से अहम की आवाज आई, कौन? मैं गीत। क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? सॉरी, अचानक तुम्हें रूम में देखा तो डर गई थी। सॉरी ना, प्लीज। अच्छी बात है, सॉरी एक्सेप्टेड, अब जाओ। अब ये क्या बात हुई? अब ये तो बता दो कि थैंक यू किस लिए बोल रहे थे। अहम ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। तब गीत ही बोली, मुझे पता है तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो। मैं जतिन अंकल को रिहैब सेंटर लेके गई थी, इसीलिए ना। अगले ही पल अहम के कमरे का दरवाजा खुला और हैरानी भरी नजरों से गीत की तरफ देखता हुआ बोला, रिहैब सेंटर? डैड को लेकर रिहैब सेंटर गई थी तुम? हाँ, सुबह उन्हें तेज बुखार था और उन्होंने पूछने पर बताया कि उन्होंने कफ सिरप पी लिया था क्योंकि शराब की लत छूट नहीं रही थी। इसीलिए रिहैब सेंटर ले गई थी ताकि डॉक्टर से हेल्प ले सकूं। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम क्या? मुझे कैसे मालूम होगा? बताओगी तब ना। मुझे लगा तुम इसी बात के लिए थैंक यू कह रहे होगे। अगर इसके लिए नहीं तो फिर किस लिए थैंक यू बोल रहे थे तुम? अहम बोला, इसके लिए भी थैंक यू, लेकिन मैं तो टिफिन के लिए थैंक यू कह रहा था। बहुत अच्छा खाना था। ध्रुव तो 1 घंटे तक तुम्हारे बने हुए खाने की तारीफ कर रहा था। गीत हैरान होती हुई बोली, कौन सा टिफिन, कौन सा खाना? गीत, अब और मजाक नहीं,
तुमने लेटर पर डॉली का नाम लिख दिया तो क्या लगा तुम्हें कि मुझे पता नहीं चलेगा? गीत अब भी हैरानी भरी नजरों से देखती हुई बोली। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, किस टिफिन की बात कर रहे हो तुम, और कौन सा लेटर? मैंने तो ना ही तुम्हें कोई टिफिन भेजा और ना ही कोई लेटर। अहम ने गीत का चेहरा देखा तो वो एकदम सीरियस लग रही थी। तब उसने तुरंत अपने पॉकेट से लेटर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पढ़ो इसे, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। गीत ने लेटर देखते ही कहा, ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं अहम। सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें टिफिन नहीं भेजा था। अहम हैरान होता हुआ बोला, तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? डॉली के नाम से? डॉली को तो लिखना नहीं आता है, तो उसने तो नहीं भेजा है। फिर कौन? तुम्हारे हाथ में जिसने ये टिफिन दिया उससे जाकर पता करो। मुझे तो मेरे गार्ड ने टिफिन लाकर दिया था और कहा कि कोई आदमी आया था उसे टिफिन देने के लिए। साथ में लेटर भी दिया था। लेटर में डॉली का नाम पढ़कर मुझे लगा कि तुमने भेजा होगा। क्योंकि डॉली को लिखना नहीं आता, इसीलिए ज्यादा कुछ पूछा नहीं। तभी गीत को रिहैब सेंटर वाली बात याद आई और उसने कहा, मैं जब अंकल के साथ आज रिहैब सेंटर गई थी तो उन्होंने वहां एक लेडी को देखा। वो बोलने लगे कि वो उन्हें पहचानते हैं। इनफैक्ट तुम भी उसे जानते हो। बार में मिली थी तुम दोनों को जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी। अहम याद करता हुआ बोला, अच्छा वो लेडी? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन थी। वो आई और कुछ डायलॉग मारकर चली गई। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। गीत बोली, वो उसी रिहैब सेंटर की मालकिन है, निधि आहूजा। अहम नाम दोहराते हुए बोला, निधि आहूजा? हाँ, शायद ये नाम जानता हूँ। कोई यंग लेडी है शायद। मुंबई में उसके 2 रिहैब सेंटर हैं, राइट? गीत बोली, हाँ वही लेडी। क्या तुम भी उन्हें जानते हो? अहम बोला, नहीं, पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो हमारे बारे में काफी कुछ जानती थी। मुझे बार में उसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वो इतना सब कैसे जानती है हमारे बारे में। अब तो मैं इस निधि आहूजा का पता करके रहूंगा। अहम सोच ही रहा था कि तभी गीत बोली, और उस टिफिन वाले को भी ढूंढना मत भूलना, क्योंकि जिसने भी तुम्हें ये भेजा है ऐसा लगता है कि वो तुम पर नजर रखे हुए है। अहम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आजकल हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमें पता भी नहीं है। मैं कल ध्रुव को बोलता हूँ सबके बारे में पता करने के लिए। गीत ने सर हिला दिया, फिर दरवाजे पर से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तुरंत ही वापस अहम की तरफ मुड़ती हुई बोली, वैसे अगर तुम्हें लंच में घर का खाना पसंद है तो मैं भी यहाँ से टिफिन भेज सकती हूँ। अहम ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। गीत भी हल्की सी मुस्कुराई और फिर अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ लीना जब से ऑफिस से वापस आई थी, अपने रूम को लॉक करके डरी हुई थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं अहम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन न ले। अहम के घर में वापस आने के बाद उसकी धड़कन तेज हो गई थी और बार बार गेट की तरफ देखे जा रही थी। अहम के घर में वापस आए 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। रात के 10 से ज्यादा बज चुके थे। तब लीना थोड़ी सी रिलैक्स होती हुई खुद से बोली, अहम तो 10 बजे तक सो जाता है, लगता है वो अब नहीं आने वाला। उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई ही थी कि अहम ने उसके रूम का गेट नॉक किया। आवाज सुनते ही लीना की धड़कन एकाएक तेज हो गई। लीना सहमी हुई खुद से बोली, क्या जवाब दूंगी मैं? मिर्च पाउडर मैं किस लिए लेकर आई थी वहां? ऑफिस में कौन लेकर जाता है मिर्च पाउडर? गॉड प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज गॉड। मैं कपूर मैंशन छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो ऐसा सोच ही रही थी कि अहम की सख्त आवाज वहां गूंजी, लीना दरवाजा खोलो। लीना ने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने अहम को खड़ा देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया और लीना को बेड पर बैठने का इशारा किया। लीना डरते डरते बेड पर बैठ गई।
उसने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी और अहम के सवालों का ही वेट कर रही थी। अहम एकटक उसे घूरे जा रहा था और उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच चुप्पी को 5 मिनट से ज्यादा बीत गए थे। लीना हैरान होती हुई खुद से बोली, अहम मुझसे सवाल क्यों नहीं कर रहा है? चुप क्यों है? अहम की चुप्पी लीना को और डरा रही थी। आखिरकार अहम ने पूछ ही लिया, तुम ऑफिस में मिर्च पाउडर लेकर क्यों गई थी? तुम वहां क्या करना चाह रही थी? लीना के पास अब भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे कोई अच्छा सा बहाना नहीं मिल रहा था जिससे वो इसे डिफेंड कर सके। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, लगता है अब सच बताने का टाइम आ गया है। इतने दिनों से मेरा झूठ मुझे बचाता रहा, शायद आज वही काम मेरा सच कर दे। वो अहम को सच बताने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अहम बोला, मुझे पता है कि तुम मिर्च पाउडर लेकर ऑफिस क्यों आई थी। ये सुनते ही लीना सरप्राइज्ड हो गई। वो हैरानी भरी नजरों से अहम की तरफ देखने लगी। साथ ही उसके चेहरे पर डर और घबराहट नजर आने लगा था, लेकिन अहम बड़ा कूल नजर आ रहा था। वो लीना की तरफ देखकर स्माइल करता हुआ बोला, सही सुना तुमने। मुझे पता है कि तुम मेरी केबिन में मिर्च पाउडर लेकर क्या करने आ रही थी। तुम वो मेरे टिफिन में डालने आ रही थी, राइट? ये सुनते ही लीना के तो होश उड़ गए थे। वो तुरंत गिड़गिड़ाती हुई बोली, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बोलती हुई वो हाथ जोड़कर घुटने के बल अहम के पैरों के पास बैठ गई। अहम बोला, मुझे ये बात तब पता चली जब गार्ड ने मुझे बताया था कि तुम उससे टिफिन के बारे में पूछ रही थी। तब मुझे लगा कि उसके बाद यही सब हुआ होगा। तुमने ये किया है, ये बात तो मैंने पता कर लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा करना क्यों चाह रही थी। वजह क्या थी इसके पीछे? शायद टिफिन में मिर्च डालने के बाद मुझे लूज मोशन हो सकता था, लेकिन तुम्हें इससे क्या मिलता? लीना कांपती आवाज में बोली, सॉरी सर, रियली मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तब अहम थोड़ी सख्त आवाज में बोला, सॉरी नहीं, सच जानना है मुझे, नहीं तो याद रखना तुम्हें कंपनी कैंपस में ऐसी इल्लीगल चीज रखने के जुर्म में पुलिस के हवाले भी कर सकता हूं मैं। फिर कम से कम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की जेल हो सकती है तुम्हें। सच बताओ मुझे, सच क्या है? लीना के पास अब ना ही कोई बहाना था और ना ही कोई उपाय सिवाय सच बताने के। अब सच ही उसे बचा सकता था। वो नजरें नीचे करके बोली, गीत से जलन होने लगी थी मुझे। उसे आपके करीब देखकर अच्छा नहीं लगता था मुझे, इसीलिए मैं सोच रही थी कि टिफिन में मिर्च मिलाने के बाद शायद आप गीत और उसके खाने से नफरत करने लगे, उसे डांटे और मैं आपके नजदीक आ सकूं। इतना कहकर वो चुप हो गई और अहम के रिएक्शन का वेट करने लगी। क्या अहम लीना की इस गलती को माफ करेगा? किसने भेजा है अहम को टिफिन? और क्या है निधि आहूजा का कनेक्शन? कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम का गुस्सा देखकर लीना के पास अब ना ही कोई बहाना था और ना ही कोई दूसरा रास्ता सिवाय सच बताने के अलावा, क्योंकि अब सच ही उसे बचा सकता था। वो नजरें नीचे करके बोली, गीत से जलन होने लगी थी मुझे। उसे आपके करीब देखकर अच्छा नहीं लगता था मुझे, इसीलिए मैं सोच रही थी कि टिफिन में मिर्च मिलाने के बाद शायद आप गीत और उसके खाने से नफरत करने लगे, उसे डांटे और मैं आपके नजदीक आ सकूं। इतना कहकर वो चुप हो गई और अहम के रिएक्शन का वेट करने लगी। उसकी बातें सुनकर अहम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली थी। गीत के खिलाफ साजिश रचने का सुनकर वो बहुत गुस्सा हो चुका था,
लेकिन जल्दी ही खुद को शांत करता हुआ वो मन ही मन बोला, अभी तो तुमसे बहुत काम लेना है लीना। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि कंपनी के खिलाफ भी तुम्हारी ही साजिश थी, तो फिर देखना मैं तुम्हारे लिए कौन सा जाल फैलाता हूँ। इसीलिए चाहकर भी अभी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सजा देना तो बनता है। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें किसी के खाने में मिर्च मिलाने का बहुत शौक है ना? आज से घर का सारा खाना तुम ही बनाओगी। डॉली आज से खाना नहीं बनाएगी, और अगर जरा भी खाने में मिर्च ज्यादा हुई तो तुम सोच नहीं सकती कि उसकी सजा आखिर क्या होगी। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया। फिर कुछ पल के लिए दरवाजे पर रुका और लीना की तरफ देखता हुआ बोला, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। मैं लड़कियों से नफरत ना करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नफरत को फिर से मत बढ़ाना, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से निकल गया। लीना ने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अहम बस छोटी मोटी सजा देकर वहां से चला जाएगा। उसे तो ये लगा था कि वो जरूर उसे काम से निकाल देगा। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराती हुई खुद से बोली, तुमने मुझे जरूर छोड़ दिया, लेकिन मैं गीत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली अहम कपूर। मैं उसे तुमसे दूर करके रहूंगी, चाहे उसके लिए उसे मारना ही क्यों ना पड़े। कपूर इंडस्ट्रीज से लेकर कपूर मैंशन सब कुछ सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। लीना की इस सोच में उसका एम्बिशन, उसका ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई पड़ रहा था। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गीत अब तक इस बात से अनजान थी कि वो लीना ही है जो शुरू से उसके अगेंस्ट साजिश करने की कोशिश करती हुई आई है। रात के करीब 1 बज रहे थे। गीत गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुली। उसने ध्यान से सुना तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कमरे की एक दीवार को बाहर से खरोच रहा था। वो उस दीवार की तरफ देखती हुई खुद से बोली, बगल वाला रूम तो मामा जी का है। आवाजें भी उधर से ही आ रही हैं। आखिर वहां चल क्या रहा है? वो 2 मिनट बैठी रही और आवाजें रुकने का वेट करती रही, लेकिन आवाज से ऐसा लग रहा था कि दीवार खुरचना तेज होता जा रहा था। वो हैरान होती हुई बोली, मामा जी इतनी रात को अचानक दीवार क्यों खुरचने पर लगे हैं? कुछ दिनों से तो बहुत शांत थे, अब क्या हो गया उन्हें? वो उठी और उनके रूम की तरफ बढ़ी। रूम बाहर से बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। वो दरवाजे को खोलकर अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर शॉक्ड हो गई। उस रूम की हर एक दीवार पर स्प्रे पेंट को छिड़का गया था। वहां की छत और फर्श को भी स्प्रे पेंट से भद्दा कलर किया गया था। योगेंद्र उसी पेंट को छुड़ाने के लिए दीवार को लगातार खुरचता रहा। गीत हैरान होती हुई बड़बड़ाई, ये किसने किया यहाँ? ऐसे तो मामा जी और भी बीमार हो जाएंगे। उनका ऑब्सेसिव साइकिल ही नहीं टूटेगा ऐसे तो। वो योगेंद्र की तरफ बढ़ती हुई प्यार से बोली, मामा जी आप कुछ मत करिए, बैठ जाइए, मैं इस जगह को साफ कर देती हूँ, ठीक है? योगेंद्र ने गीत की तरफ अपना सिर घुमाया और फिर अचानक फर्श पर पड़ी एक स्प्रे पेंट को उठाया और तेजी से गीत के पास दौड़ता हुआ आया और गीत पर छिड़कने लगा। गीत चिल्ला उठी, मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी रुकिए! लेकिन योगेंद्र ने पूरा का पूरा स्प्रे उसके ऊपर डाल दिया। उसका शरीर और कपड़े दोनों ही कलरफुल हो चुके थे। योगेंद्र यही नहीं रुका, अब उसने अचानक ही मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पर लगे स्प्रे को छुड़ाने के लिए रगड़ने लगा। गीत चिल्लाती हुई बोली, मामा जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मामा जी! उनका बर्ताव अब गीत को डराने लगा था। योगेंद्र उसके हाथ पर स्प्रे को रगड़ते हुए उसके कंधे तक आ गया था। तभी उनकी नजर उसके कपड़ों पर गई जो स्प्रे से गंदे हो चुके थे।
उन्होंने उसके कपड़े से गंदगी हटाने के लिए जोर से खींचा। खींचने के कारण उसकी ड्रेस की स्लीव्स फट गई। गीत एकदम से डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अहम, बचाओ मुझे अहम। उसकी आवाज सुनते ही अहम की नींद टूट गई। वो हैरान होता हुआ खुद से बोला, ये तो गीत की आवाज लग रही है। वो तेजी से उठा और अपने रूम से बाहर निकला। आवाज मामा जी के कमरे से आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पहुंचा और दोनों को आसपास में उलझते हुए देखकर हैरान रह गया। गीत मामा जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी और मामा जी ने उसके कंधे पर के दोनों कपड़ों को फाड़ डाला था। ये देखते ही वो तुरंत मामा जी के पास गया और उन्हें जोर का धक्का दिया। योगेंद्र जाकर दीवार से टकरा गया और वहीं गिर पड़ा। अहम को देखते ही गीत तुरंत उससे लिपट गई और रोने लगी। अहम उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गीत के आंसू नहीं रुक रहे थे, वो बुरी तरह से डर चुकी थी। अहम कंसोल करते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आओ मेरे साथ। वो गीत को पकड़कर योगेंद्र के रूम से बाहर निकला और फिर योगेंद्र की तरफ देखा तो वो वहीं बैठे दीवार साफ करने में लग गया। अहम ने कुछ सोचा और दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। अहम गीत के साथ उसके रूम में आ गया। उसका शरीर गंदा हो चुका था। उसने वॉशरूम का शावर ऑन किया और गीत से बोला, तुम शावर ले लो, मैं बाहर बैठा हूं। गीत वॉशरूम के अंदर गई और अहम ने बाहर से दरवाजा सटा दिया। शावर लेने के बाद वो कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकली। अब भी उसके चेहरे पर एक डर नजर आ रहा था। उसने कभी मानसिक रोगी से ऐसे डील नहीं किया था, इसीलिए ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही डरावना था। उसके आते ही अहम ने तुरंत उसे बेड पर लेटाया और उसके सर के नीचे तकिया रखकर खुद सिरहाने बैठ गया। वो प्यार से उसके सिर को सहलाता हुआ बोला, तुम आराम से आंखें बंद करके सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं, ठीक है? गीत ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। मामा जी की गलती नहीं है, किसी ने जानबूझकर उनके रूम को गंदा किया है। अहम उसकी तरफ देखता हुआ बोला, तुम सो जाओ, हम कल इस बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गीत ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। जल्द ही उसे नींद भी आ गई थी। उसे नींद में देखकर वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगा था। उसके चेहरे को देख वो मन ही मन बोला, पता नहीं क्यों तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। क्या हो रहा है मुझे? क्या मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं? ओह गॉड, सेव मी। वो कुछ देर तक उसके सिर को सहलाता रहा, फिर वहां से उठकर बाहर निकल गया। सुबह जैसे ही गीत की नींद टूटी, उसने देखा कि अहम सामने ही सोफे पर बैठा हुआ उसे एकटक देख रहा था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग। गीत बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग। रात भर सोई नहीं क्या तुम? अहम उसके करीब आया और बोला, मैं सोया भी और मुझे नींद भी अच्छी आई। तुम बताओ, कैसा फील हो रहा है अब तुम्हें? गीत सिर हिलाती हुई बोली, अच्छा लग रहा है। तभी अहम ने टेबल पर रखी प्याली में चाय के कप को उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। गीत एक्साइटेड होती हुई बोली, चाय तुमने बनाई है? अहम स्माइल करके बोला, पियो और बताओ कैसी बनी है। गीत ने चाय की एक चुस्की ली और एक्साइटमेंट में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो बोली, ये सच में तुमने बनाई है? अहम ने बस मुस्कुरा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए गीत ने आगे कहा, कहीं कपूर इंडस्ट्रीज से पहले चाय की टपरी पर तो काम नहीं करते थे ना तुम? इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अहम भी उसके साथ मुस्कुरा उठा। गीत की हंसी ने
अहम की परेशानी को कम कर दिया था। कुछ देर तक वो गीत को चाय पीते देखता रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, मैंने असाइलम वालों को कॉल कर दिया है। वो आज मामा जी को यहाँ से ले जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो बीमार हैं और उनकी सही जगह असाइलम में ही है। ये सुनते ही गीत घबरा गई और मन ही मन सोचती हुई बोली, अगर मामा जी यहाँ से वापस चले गए तो मैं पता कैसे लगाऊंगी कि डैड की मौत के पीछे कौन कौन था। मैंने इतनी मेहनत की है, अब उसे बर्बाद होने नहीं दे सकती। क्या गीत योगेंद्र को घर में रोकने में कामयाब होगी? कौन कर रहा है योगेंद्र के खिलाफ साजिश? किसने भेजा अहम को टिफिन? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम गीत की तरफ देखता हुआ बोला, मैंने असाइलम वालों को कॉल कर दिया है। वो आज मामा जी को यहाँ से ले जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो बीमार है और उनकी सही जगह असाइलम में ही है। ये सुनते ही गीत घबरा गई और मन ही मन सोचती हुई बोली, अगर मामा जी यहाँ से वापस चले गए तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि डैड के मौत के पीछे कौन कौन था। मैंने इतनी मेहनत की है, अब उसे बर्बाद होने नहीं दे सकती हूँ। वो तुरंत बोली, नहीं अहम, मामा जी यहीं ठीक रहेंगे। इनफैक्ट वो ठीक भी हो रहे थे। अगर कोई उनके इस ऑब्सेसिव साइकिल को तोड़ता नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। किसी ने जानबूझकर वो साइकिल को तोड़ने के लिए उनके रूम को गंदा किया है। अहम बोला, लेकिन कोई उन्हें परेशान क्यों करेगा? उनसे किसी को क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, लेकिन तुमने देखा नहीं उनका रूम कितना गंदा था? वहां कितने स्प्रे पेंट के खाली और एक दो भरे डब्बे पड़े हुए थे। डेफिनेटली मामा जी तो बाहर से नहीं लाए होंगे। तुम्हें उन्हें वापस असाइलम भेजने के बजाय जिसने रूम को गंदा किया है उसे ढूंढना चाहिए। अहम हैरान होता हुआ खुद से बोला, यहाँ ऐसा कौन है जो मामा जी को ठीक होने नहीं देना चाहता? मामा जी से किसी का क्या नुकसान होगा? तभी उसके दिमाग में लीना का नाम आया, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई रूम के बाहर खड़ा है और उनकी बातें सुन रहा है। वो एक झटके में सोफे से उठा और दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ चिल्लाया, कौन है? लेकिन बाहर जो कोई भी था वहां से भाग चुका था। अहम ने बाहर आकर चारों बगल देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसके वापस आते ही गीत बोली, क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। शायद मेरा वहम होगा, बाहर कोई नहीं था। गीत सिर हिलाती हुई बोली, कोई बात नहीं, होता है। तब अहम बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मामा जी अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम उनके ज्यादा नजदीक मत जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल करना, ओके? गीत ने हाँ में सर हिला दिया। अहम रूम से बाहर निकल गया, लेकिन उसे विश्वास था कि कोई उसकी बातें सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता हुआ बोला, हमारी बातें भी सुनी जा रही हैं, यानी इसी घर में कोई है, लेकिन कौन? गीत की मासी और बिट्टू तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, डैड और दादू भी नहीं करेंगे, फिर एक तो लीना ही बची है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? मुझे एज सून एज पॉसिबल इसके बारे में पता करना होगा। वो उसके बारे में सोचते हुए अपने कमरे में गया और फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने केबिन में एंटर ही किया था कि टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ दिखा। वो कुर्सी पर बैठ गया और लिफाफे को खोलकर देखा
तो हैरान होता हुआ बोला, ये तो एनओसी के लिए भेजा गया डॉक्यूमेंट है, ये वापस किसने भेज दिया? उसने आवाज लगाकर पियून को बुलाया। तभी उसने लिफाफे में झांक कर देखा तो उसमें कागज का एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। वो कागज को निकालकर पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में बड़बड़ाया, इनकी इतनी हिम्मत कि डील फाइनल होने के बाद भी मुझे मना करे। मेरी शराफत का बहुत फायदा उठा लिया है इन लोगों ने। अब बताने की बारी आ चुकी है कि मैं कौन हूँ। मेरे ही पैसों पर पलने वाले अब मेरा ही काम रोकेंगे। अब बताता हूँ इन्हें मैं अपना पावर। वो गुस्से में उठा और अपने केबिन से बाहर निकल गया। ध्रुव ने उसे जैसे ही गुस्से में बाहर जाते हुए देखा तो तुरंत उसके पीछे दौड़ा। वो चिल्लाकर उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन अहम ने उसकी बातें नहीं सुनी और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया और फिर एक टेक्स्ट मैसेज लिखकर ध्रुव को सेंड कर दिया। करीब 1 घंटे के बाद अहम की गाड़ी टेलीकॉम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर आकर रुकी। वो गुस्से में मिनिस्टर के केबिन आ पहुंचा। तभी 2 गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोकते हुए कहा, सर प्लीज वेट कर लीजिए, अंदर अभी मीटिंग चालू है, उसके बाद आप चले जाइएगा। अहम दोनों को गुस्से में घूरता हुआ बोला, तुम्हारे मिनिस्टर की मीटिंग तो अब सिर्फ मेरे साथ ही होगी। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजे को लात से धक्का दे दिया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए खुल गया। वो सीधे उनके केबिन में एंटर कर गया। मिनिस्टर साहब के सामने 2 आदमी बैठे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। वहां अचानक अहम कपूर को देखकर सभी हैरान रह गए। अहम ने लेटर को मिनिस्टर के टेबल पर पटकते हुए कहा, ये सब क्या है मिनिस्टर साहब? मिनिस्टर ने अहम को गुस्से में देखा तो शांत लहजे में बोले, मिस्टर कपूर, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। अहम ने मिनिस्टर के सामने बैठे हुए लोगों को घूर कर देखा और कहा, चलिए आप लोगों का टाइम ओवर हो गया, फटाफट निकलिए यहाँ से, कल आइएगा अब। अहम कपूर को सभी जानते थे कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन उसके गुस्से को किसी ने ऐसे नहीं देखा था। मिनिस्टर के सामने बैठे आदमी छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। वो तुरंत ही वहां से उठकर चले गए। उनके जाते ही अहम ने अंदर से गेट लॉक कर दिया। मिनिस्टर हैरान होकर अहम की तरफ देखते हुए बोले, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर कपूर? अहम धड़ाम से कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, आपने अभी बदतमीजी देखी ही कहाँ है? बदतमीजी तो अब होगी मिनिस्टर साहब। कितना पैसा दिया मिस्टर सेठी ने आपको? मिनिस्टर बोला, मिस्टर कपूर, आप अपना लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा करके आप एनओसी पर मेरा साइन नहीं ले पाएंगे। अहम हंसता हुआ बोला, एनओसी पर साइन तो आपके पुरखे भी आकर करेंगे मिनिस्टर साहब। आपको क्या लगा था कि मिस्टर कपूर शांत सा दिखता है तो कुछ नहीं करेगा? लेकिन शायद आपको पता नहीं है, कपूर्स में जब आग लगती है तो वो तेजी से भड़कते हैं। आपने भी मुझे भड़काने का काम किया है। मिनिस्टर बस हैरानी से अहम की तरफ देखे जा रहा था। उसने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अहम बोला, जब कल 200 करोड़ में हमारी डील फाइनल हो गई थी, आपको एडवांस भी मिल गया था, साथ ही आपने कहा था कि एनओसी मिल जाएगा, फिर ये सब करने का मतलब क्या है? मिनिस्टर भी कुर्सी पर तनकर बैठता हुआ बोला, डील फाइनल होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। इसीलिए अगर आपको उस सरकारी जमीन की एनओसी चाहिए तो 100 करोड़ और देने होंगे। अहम हंसता हुआ बोला, आज तक मुझे किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, क्योंकि सभी के सरकारी फंड में मैं दान देता रहा हूँ। आपके पार्टी फंड में भी तो 400 करोड़ गया है, फिर भी मेरे काम में अड़ंगा। मिनिस्टर बोला, इलेक्शन भी तो नजदीक आ रहा है ना मिस्टर कपूर, सारे पैसे खर्च हो गए, अब आप फिर से देंगे तो हमारा काम भी शुरू होगा और आपका भी। अहम गुस्से में बोला, अगर आप इलेक्शन फंड के लिए पैसे मांगते तो मैं दे भी देता,
लेकिन आपने मेरा काम रोककर अच्छा नहीं किया। अब तो आपको पैसे मिलने से रहे, साथ ही आप मुझे एनओसी भी देंगे, वो भी बिना पैसों के। मिनिस्टर मना करता हुआ बोला, ये इम्पॉसिबल है मिस्टर कपूर। अहम धमकी देता हुआ बोला, लेकिन मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मिनिस्टर साहब। अब आप देखते जाइए कि मैं करता क्या हूँ। फिर उसने ध्रुव को एक मैसेज किया और मिनिस्टर की तरफ देखकर बोला, जरा न्यूज चैनल तो लगाइए मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर ने हैरानी भरी नजरों से अहम की तरफ देखा और न्यूज चैनल लगा दिया। न्यूज पर रिपोर्टर का कैमरा एक बहुत बड़े बंजर जगह को दिखा रहा था। फिर वो वहां प्रोटेस्ट कर रहे 40-50 लोगों की तरफ कैमरा घुमाते हुए बोला, ये जो गरीब लोग को आप देख रहे हैं, यहाँ की सारी बंजर जमीन इनकी ही है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जमीन सरकारी है। यहाँ के लोगों के पास उस जमीन के सरकारी दस्तावेज भी हैं, लेकिन सरकार मानने से इनकार कर रही है। क्या अब लोगों को अपनी ही जमीन पाने के लिए सरकार से लड़ना होगा? सरकार क्यों मुफ्त में गरीबों की जमीन को हड़पना चाह रही है? कहीं सरकार का इरादा किसी बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का तो नहीं है? ये देखते ही मिनिस्टर साहब ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया और बोला, ये सब क्या है मिस्टर कपूर? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आपने एनओसी नहीं दिया तो पूरी फिल्म भी तैयार हो जाएगी। मुझे सिर्फ 1 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे और वो पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। फिर मुझे एनओसी की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं वो इलीगल काम नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, 20 करोड़। अगर आप माने तो आपकी भलाई नहीं तो मेरी भलाई तो दोनों तरफ से है। इतना कहकर अहम उठकर जाने लगा। उसकी बातों ने मिनिस्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अहम दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मिनिस्टर हंसते हुए पीछे से बोला, अरे नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर कपूर? बस छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई। ये लीजिए आपका एनओसी। अहम ने मुस्कुराते हुए मिनिस्टर साहब की तरफ देखा और फिर उनके हाथ से एनओसी लेकर बोला, पैसे आपके पार्टी फंड में पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। इसके साथ ही उसकी कपूर इंडस्ट्रीज ने मोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव प्रोटेस्ट साइट से लौटने के बाद अपने एक साथी को ऑफिस गार्ड के पास लेकर आया और बोला, ये मेरा दोस्त है, स्केच आर्टिस्ट है। कल जिस आदमी ने तुम्हें अहम को टिफिन देने को कहा था, उसका हुलिया इन्हें बता दो। उस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। कौन है वो टिफिन देने वाला आदमी और क्यों वो अहम के लिए इतना जरूरी है? क्या मोबाइल इंडस्ट्रीज की तरफ कदम बढ़ाना अहम के लिए फायदेमंद होगा? कौन है जिसने योगेंद्र का कमरा गंदा किया? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।